तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितना मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक अपने कौन कौन से हैं। 4 टॉपिक अपने इस चैप्टर के अंदर मेन है। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। ये 4 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरू करते अपने। सबसे पहले अपन किसके साथ शुरू करें। सबसे पहले अपन जैसा कि आप पढ़ के आए हुए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो अपन उसी का ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपनी बुक में दे रखा है। पेज नंबर 7.43 पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको, ठीक है। इसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अपने एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एबीसी एयरलाइंस हैज 2 डिविजन्स ऑर्गेनाइज्ड एज प्रॉफिट सेंटर्स, पैसेंजर डिवीजन एंड द कार्गो डिवीजन। यानी कि आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है पैसेंजर डिवीज़न और एक कार्गो डिवीज़न। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कितने पर्सनल ट्रेंड है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स दे रखे, नंबर ऑफ रिजर्वेशंस रिक्वेस्टेड, रेवेन्यू दे रखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा, एक्सक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस, सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस दे रखे, ट्रेनिंग, फ्लाइट शेड्यूलिंग, रिजर्वेशंस। द सर्विस डिपार्टमेंट चार्ज रेट फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट वॉज बेस्ड ऑन रेवेन्यू सिंस द रेवेन्यू बोथ द डिविजन्स वर द सेम। द सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस टू द डिवीजन वर ऑल्सो सेम। इसका क्या मतलब है, उन्होंने रेवेन्यू दोनों के बीच में आधा आधा था, तो इन्होंने जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस थे उनको उसी तरीके से क्लासिफाई कर दिया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, अपन इस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, ट्रेनिंग में ट्रेन, फ्लाइट शेड्यूलिंग में इस रेशो में अपन करते हैं। इन्होंने क्या करा है, जो एक्सपेंस हुआ इसको आधा आधा बांट दिया। क्यों? क्योंकि इनका रेवेन्यू भी आधा आधा इसमें बटा हुआ था। तो इसमें आपको बताना है क्या ये उन्होंने सही किया या नहीं किया। तो अब अपन को सही से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे रेवेन्यू दोनों के बीच में 42 लाख और ये अपने पास आ गया 42 लाख। माइनस कर देंगे अपन रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। एक्सपेंस अपने पास कौन सा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो सही तरीके से इसमें मतलब एक्सक्लूड कर रखे सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस को 36 लाख और 28,50,000। उसके बाद अपने पास आते हैं सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस। एक है ट्रेनिंग, एक है फ्लाइट शेड्यूलिंग, एक है रिजर्वेशन। ट्रेनिंग को किस रेशो में करना है, नंबर ऑफ पर्सनल ट्रेन 200 और 800 के रेशो में करना है। फ्लाइट का 350 250 के रेशो में अपन को करना है। और रिजर्वेशन में पहले का नील और दूसरे का 7,000, ठीक है। 6,40,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1,000। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 1,28,000 और 6,40,000 माइनस 1,28,000, ये अपने पास आ जाएगा 5,12,000, ठीक है। सेम इसी को कर सकते हो 3 लाख को 350 डिवाइडेड बाय, ये अपने पास कितना हो गया 700। तो इसको आप करोगे 1,75,000 और इसमें से 1,25,000 इसका हो जाएगा। यहाँ कुछ आएगा नहीं, तो जो 2,10,000 है वो इसका हो जाएगा। तो ये आप निकाल सकते हो। ये अपने पास आ रहा है 2,97,000 आ रहा है और यहाँ अपने पास आ रहा है 5,03,000, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आपके एग्जाम में MCQ आ सकता है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कि अपना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्या बोलता है, जो भी आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है उसी को ही रखो। जैसे कि एप्पल कंपनी जब इनिशियल स्टेज में बनी थी तो डायरेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं बनी थी, उन्होंने इस कंसेप्ट का यूज़ करा था। यानी कि एप्पल कंपनी के 10 प्रोडक्ट, मतलब मान लो 100 प्रोडक्ट है, ठीक है। आईफोन, टीवी, बहुत सारी चीज़ें, वो एयरपोर्ट वगैरह बहुत सारे उनके प्रोडक्ट थे। यूँ मान सकते हो आपके पास, यूँ मान लो एप्पल कंपनी के 100 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा यार इनिशियल स्टेज में सारे प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट है उनके पास, तो सिर्फ 10 प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, बाकी 90 प्रोडक्ट्स उस कंपनी के लॉस मेकिंग थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने CEO को बुलाया, बातचीत करी, उन्होंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि यार उनके सिर्फ 10 प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, तो क्यों ना उस पर मेजर फोकस करा जाए और 90 के नॉन प्रॉफिटेबल लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है उसको एकदम बंद कर दिया जाए। तो एज ए रिजल्ट आप आज की तारीख में देख सकते हो एप्पल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है वो सब प्रॉफिटेबल है
और कितना अच्छा रेपुटेशन है। तो बस यही बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट सो दैट मैनेजमेंट कैन कंसंट्रेट ऑन द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स एंड वीड आउट द लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो। एक और एग्जांपल ले सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL का, उसके 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या कंपनी क्या करती है, पूरा एक चार्ट बनाती है कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा लेस प्रॉफिटेबल है, कौन सा लॉस मेकिंग है। तो कंपनी क्या करती है, जो लॉस मेकिंग है उसको बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि जो लॉस मेकिंग होगा वो जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसका भी प्रॉफिट सेट ऑफ कर देती है। यानी कि एक प्रोडक्ट हो गया प्रॉफिट, एक में चल रहा है लॉस, तो दोनों में कंपनी को तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए कंपनी इसको आइडेंटिफाई करती है। DPP इज यूज्ड टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड असिस्ट मैनेजमेंट इन नोइंग इट्स ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। इस बेसिस पर कंपनी डिसीजन लेगी तो प्रॉफिट में रहेगी, ठीक है। तो जितना मैंने आपको बताया उतना अंडरलाइन कर लो, उतना ही पढ़ना है, काफ़ी है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या बोलते हैं, कौन सा कस्टमर आपका प्रॉफिटेबल है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ फाउंडेशन इंटर फाइनल पर मेरे लिए बाद में मेरे को एनालिसिस करने पे पता चलता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, यानी कि सबसे ज़्यादा जिससे मेरा आप बोल सकते हो स्टूडेंट जो वॉच करते हैं लेक्चर वो है CA फाइनल का। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि मैं कस्टमर आइडेंटिफाई करता हूँ कौन सा कस्टमर मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, आप यूँ बोल सकते हो। ऐसे ही CA के लिए भी होता है, बैंक के लिए भी होता है। बैंक आइडेंटिफाई करता है उनका कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा लोगों को बिक रहा है और कौन सा प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। CA भी आइडेंटिफाई करता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो कस्टमर प्रॉफिटेबल है, या फिर ऑडिट जो करवा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो, ठीक है। अब इसके लिए इसी बेसिस पर अपन एक क्वेश्चन करें। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इसमें दे रखा है A and B 2 कस्टमर्स है, सेलिंग प्राइस दे रखी पर यूनिट दे रखी ₹5,400, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको गिवन है, एडिशनल कॉस्ट दे रखा, ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिलीवरी कॉस्ट, डिटेल्स दे रखी कस्टमर के, उन्होंने कितना प्लेयर परचेस करा 350 और 500, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने 5 और 10, पर एक 5 ऑर्डर यानी कि एक ऑर्डर में 70 यूनिट खरीदते हैं, तो 5 में कितना करेंगे 5 × 70 350 यूनिट्स टोटल, और इसने कितना करा 500 यूनिट्स परचेज करा। ऑर्डर 10 बार दिया है, एक ऑर्डर में 50 यूनिट खरीदे, नंबर ऑफ डिलीवरीज 5 है और कस्टमर B की 0। तो कंपनी पॉलिसी क्या है, डिस्काउंट देना है 5% देना है सेलिंग प्राइस पर फॉर 50 यूनिट्स और अबव, ठीक है। टोटल अपन देखें तो इसका 500 इसका 350, यानी कि दोनों को डिस्काउंट मिलेगा। एंड टू फर्दर गिवन 8% डिस्काउंट ऑन द अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इफ अ कस्टमर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्ट टू कलेक्ट द ऑर्डर। 8% डिस्काउंट और देना है जो कस्टमर अपना ऑर्डर खुद कलेक्ट करेगा, यानी कि जिसको डिलीवर नहीं देना पड़ेगा। कस्टमर B को डिलीवर नहीं करा, क्वेश्चन में सेम दे रखा है। आपको निकालना है प्रॉफिट, निकालना है पर यूनिट पर कस्टमर आपको निकालना है, और सेकंड में जो डिस्काउंट पॉलिसी अपन दे रहे हैं डिलीवरी पर वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आइए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ जाइए। यहाँ अपन देखते हैं अपने पास 2 कस्टमर है, एक कस्टमर A और एक कस्टमर B। सबसे पहले अपन सेल्स लिखते हैं। सेल्स है अपने पास 5,400, सेल्स है 5,400 माइनस देते हैं डिस्काउंट है 5%, दोनों को मिलेगा तो 5% हो गया 270 और इसके लिए भी हो गया 270। एक और डिस्काउंट देते हैं 8% जो कौन सा वाला है डिलीवरी पर, यानी कि ये वाला तो डिलीवर मतलब इसको तो डिलीवरी हो रही है तो इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसको 5,400 अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस पर अपन को देना है 8%, तो ये अपने पास हो गया 432। इसका नेट सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5130 नेट सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी, और इसके आपके पास आ जाएगी 4698। इसमें से अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 4420 और यहाँ अपन को दे रखा है 4420। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 710 और यहाँ अपने पास आ रहा है 278। इसको ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, अपन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स देखते हैं इसके 5 × 70 और इसका है 500, तो अपने पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो आपके पास आ जाएगा 2,48,500 रुपीज़
और इसको बोल सकते हैं 1,38,000 दोनों रुपीज़ में। ठीक है, इसमें से अपन माइनस कर देंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन क्यों निकालना, क्योंकि अपन को उसमें से माइनस करना ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो कि 2000 पर ऑर्डर। कितने ऑर्डर है इसके, 5 और 1 है 10, 2000 इंटू 5, 2000 इंटू 10, यहाँ हो जाएगा 10,000 और यहाँ हो जाएगा 20,000। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद आता है डिलीवरी कॉस्ट। यहाँ तो कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ कुछ डिलीवरी है नहीं, और 3,500 इंटू 5 करना है, ये अपने पास आ जाएगा 17,500। ठीक है, इसको आप ऐड प्लस माइनस कर लो, आपके पास आ जाएगा टोटल नेट प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा 2,21,000 और यहाँ अपने पास आ जाएगा 1,18,000। डिवाइड कर देते नंबर ऑफ़ यूनिट से 350 और इसकी है 500, तो अपने पास पर यूनिट पर कस्टमर आ जाएगा। पर यूनिट पर कस्टमर कितना अपना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 631 और यहाँ अपने पास आ रहा है 238 आ रहा है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पार्ट में निकालना था। कोई डाउट है तो बता सकते हो। सेकंड में आपको बताना है डिस्काउंट पॉलिसी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर मान लो अगर बी को अपन नॉट, बी डज नॉट टेक डिलीवरी, आप यूँ बोल सकते हो, अगर डिलीवरी नहीं लेता तो उसको अपने लिए खर्चा कितना आता, 3,500 इंटू 10 ऑर्डर थे तो इतना डिलीवर करना पड़ता, यानी कि अपने इतना खर्चा होता अगर अपन डिस्काउंट नहीं देते। तो अपन ने डिस्काउंट में कितना खर्चा कर दिया, अपन ने करा 432 इंटू हर यूनिट पे दिया 500, 432 इंटू 500 2,16,000 का अपन ने खर्चा कर दिया। यानी कि इसकी जगह तो आप अगर डिलीवरी दे देते उसको तो आपका 35,000 का ही खर्चा होता, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया तो आपका ज़्यादा खर्चा हो गया। 8% डिस्काउंट बहुत ज़्यादा होता है, 8% डिस्काउंट मत रखो। तो ये आपका पता चल गया होगा, सीए क्यों इम्पोर्टेंट है, आपका कॉस्ट सेव कर सकता है। आपने क्या तो मतलब ये 8% डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, इससे तो आपका इतना ज़्यादा खर्चा हो गया। इतना खर्चा बचाने के लिए 35,000 सेव करने के लिए आपने 2,16,000 खर्च कर दिए शॉर्ट में बोलो तो। अब आ जाते हैं अपन एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि अपने पास आता है। देख लेते हैं अपन और कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। जितना आज अपन ने पढ़ा है उस हिसाब से अपन देख लेते हैं। जब तक आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो, सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक मैं आपके लिए और कोई क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए तो वो मैं निकाल देता हूँ। और कौन सा क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, वो है पेज नंबर 7.45 पर अपन एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज़रूर करना मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, A&CA Limited has decided to analyze the profitability of its 4 retail customer. It buys product by Aqua at the rate of ₹218 per case। यानी कि अपन कितने में खरीदते हैं, 218 में। अपने लिए कितना वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, और अपने लिए 4 कस्टमर दे रखे हैं। तो ये एक तरीके से आप कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी वाला कंसेप्ट बोल सकते हो इसको, या फिर आप इसको प्लस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, इसमें अपने पास ये डेटा है, इसको आप रीड कर सकते हो। इसमें अपन को दे रखा है, एक तो अपन को दे रखा है ग्रॉस सेलिंग प्राइस। ग्रॉस सेलिंग प्राइस अपने पास कितना है, सबसे पहले तो अपने पास 4 कस्टमर A, B, C और D। अपने पास लिस्टिंग सेलिंग प्राइस है 250, 250, 250 और 250। इसमें अपन क्या करते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं तो अपने पास आता है एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस अपने पास है 245, इसके लिए 236, 228 और यहाँ आ गया 232। ठीक है, इसमें से अपन क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 280। तो चारों में से माइनस कर दो, अपने पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ये अपने पास आ रहा है 27, 18, 10, 14, ये अपने पास आ गया कंट्रीब्यूशन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो अपने पास आ गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से अपन माइनस कर देंगे सेल्स विजिट कॉस्ट, ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट और प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट।
ठीक है। ये अपने पास दे रखा है ₹750 पर सेल विजिट। तो टोटल सेल विजिट है, एक केस में 6 है, एक केस में 750 इंटू 12 हो जाएगा, एक केस में 750 इंटू 16 और यहाँ हो जाएगा 750 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट 800 पर परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर है 12, 18, 35, 24। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 800 इंटू 800 इंटू 800 इंटू 24। उसके बाद अपने पास है डिलीवरी अपने पास कितना है ₹10.5 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल। तो किलोमीटर पर ट्रैवल डिलीवरी दे रखा है 280 दे रखा है, 350 दे रखा है, 450 दे रखा है, 400 दे रखा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹10.5 ₹10.5 ₹10.5, ठीक है। उसके बाद अपने पास दे रखा है प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट ₹2.5 पर केस होल्ड। तो 7580, 38, 350, 78, 520 और यहाँ हो जाएगा 15,560। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, 2.5 इंटू 2.5 इंटू ये अपने पास हो जाएगा 78,520, ठीक है। तो ऐसे इन सबको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से। अच्छा, कंट्रीब्यूशन अपने पास पर यूनिट है, तो अपन टोटल निकाल लेते हैं। टोटल यूनिट्स अपने पास जितना केसेस होल्ड करा 7580, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इधर माइनस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 38 350 से, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 78 520 से, इधर 15,560। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। उसमें से ये सारे एक्सपेंस को अपन को माइनस करने हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हो, ये अपने पास इसको मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर में से। तो टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस ये 4 एक्सपेंस माइनस कर दो, बस आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हो फिर चारों में से अपना नेट प्रॉफिट जिसका आएगा वो अपना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी देख सकते हो, आई थिंक। बस ये टोटल कंट्रीब्यूशन इसको ये मैंने बताई दिया, इसको आप सॉल्व कर लेना। ये अपने पास 4 कॉस्ट को माइनस करना है, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट पर कस्टमर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर है वो है कस्टमर बी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे इसके आगे का नया टॉपिक। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, अदरवाइज अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का नया टॉपिक प्लस क्वेश्चंस।